हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुछ क्लासेस पे आपका स्वागत है। वेलकम टू कुछ क्लासेस, ठीक है। वेलकम टू कुछ क्लासेस। कुछ वेलकम टू कुछ पे आपका इसलिए स्वागत है कि इस चैनल नया होने के कारण इस चैनल पे हर विषय के लिए अलग अलग टीचरों के द्वारा क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसमें मेरे द्वारा साइंस पढ़ाया जा रहा है। और कुछ क्लासेस थोड़ा नया चैनल होने के कारण अभी बहुत बेहतरीन नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरत की जो क्लासेस हैं उसको प्रोवाइड कर रही है। तो हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के चौथे पार्ट को। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर पढ़े क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा चैप्टर पढ़े परमाणु और अणु। क्या पढ़े? परमाणु और अणु को पढ़े। आज जो है आज चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है तो समझ लीजिए, परमाणु की संरचना। संरचना, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहा जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा। चैप्टर 4 है और ये केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी कड़ी में शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। देखिए, इस परमाणु की संरचना जो चैप्टर है, परमाणु की संरचना चैप्टर में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक को। किसको पढ़ेंगे? परमाणु क्रमांक को, ठीक है। किसको पढ़ेंगे? परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक, ठीक है। इस परमाणु क्रमांक को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद से इस पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? परमाणु क्रमांक को पढ़ने से पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं एक परमाणु के बारे में, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये एक परमाणु है। इस परमाणु के अंदर ये क्या है? नाभिक है। क्या है? ये नाभिक है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। बात समझिएगा और ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं परमाणु क्रमांक को पहले न पढ़ाते हुए पहले आपको कुछ बेसिक लाइन बता रहा हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं ये एक परमाणु है। इस परमाणु के अंदर ये एक नाभिक है, ठीक है। इस नाभिक के अंदर देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नाभिक होता है, ये पूछ लेता है प्रश्न कि नाभिक पे कैसा आवेश होता है। तो देखिए इस नाभिक में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है। तो इस प्रोटॉन की वजह से यह धन आवेशित होता है नाभिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये नाभिक से जुड़ा हुआ है, तो देखिए इस नाभिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। नाभिक जो होता है, इस नाभिक में एक नाभिक जो होता है ये न्यूक्लियन होता है। ठीक है। तो न्यूक्लियन आप किसे कहेंगे? तो न्यूक्लियन जिसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे उसे आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियन कहेंगे। आई होप आपको समझ में। नाभिक के अंदर एक न्यूक्लियन होगा, उस न्यूक्लियन के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
पाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देखिए जो प्रोटॉन होता है ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। परमाणु पॉजिटिव होता है, धन आवेशित होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज, आवेशहीन होता है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और जो ये परमाणु था, इस परमाणु के अंदर एक नाभिक था, इस नाभिक के अंदर एक न्यूक्लियन जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक इसी कड़ी में जो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, जो कैसा होता है, इस कैसा आवेश रखता है, तो ऋणात्मक निगेटिव चार्ज रखता है। आई होप आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अब जो नाभिक है इसके जो खोज करता है ये रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड जी है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी खोजकर्ता कौन है, तो इसकी खोजकर्ता जे थॉमसन साहब है, ठीक है, जे थॉमसन। देखिए एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। अब ये इतनी बातें आप जान गए, आई होप आपको एक क्लियर हो गया। अब यहां से किसकी बात हो रही थी, तो ये एक परमाणु की बात हो रही थी, परमाणु, ठीक है। तो ये परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, और इसी की वजह से उदासीन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। जब ये परमाणु है तो परमाणु के मूल जो कण होते हैं वो कौन कौन होते हैं, परमाणु में मूल कण कौन कौन होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ये तीनों के तीनों कण क्या होते हैं, एक परमाणु के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके वजह से कण का स्थायित्व पता चलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी कड़ी में कुछ और पॉइंटों को हम लोग समझ लेते हैं जो कि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, ठीक है। इसी कड़ी में समझते हैं, ठीक है, ठीक है, परमाणु में ही। अब यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में क्या देखने को मिलता है वो समझते हैं थोड़ा सा। तो एक मेरे द्वारा ये ट्रिक दिया जा रहा है आपको, जिससे ये क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, ईंट, ठीक है, ईंट पग, ठीक है, ईंट पग, ठीक है, नारद नाचे, नारद नाचे, नाचे, ठीक है। तो देखिए ये ईंट पग नारद नाचे, ईंट पर नारद नहीं नाच रहे हैं, ईंट पग नारद नाच रहे हैं। तो देखिए इस जो हो जाएगा आपका, इस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो कि क्या होता है, ऋण आवेशित। इसके एक खोजकर्ता हो जाएंगे कौन, जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन साहब ने ये इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में की, तो इन्होंने ये खोज 1897 में ये खोज की थी। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। 1897 में ये खोज की थी। उसके बाद से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको कौन सी किरण कहा जाता है, कौन सी किरण, तो ये कैथोड किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं, कैथोड किरणें इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कैथोड किरणों के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ था, खोज हुआ था। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आता है, किस सिद्धांत, तो मतलब इसके अंतर्गत प्लम पुडिंग मॉडल आता है, जे थॉमसन के द्वारा ये खोजा गया था, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, मॉडल, ठीक है। इसी का एक अन्य नाम क्या है, परमाणु मॉडल, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के अंतर्गत प्लम में ये आता है, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। तो ये सभी की सभी बातें जो हैं ये 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए, ठीक, कैथोड किरणों के माध्यम से।
और जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, ठीक है, और ये परमाणु मॉडल दोनों एक ही बात है, समझिएगा, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अब अगला जो आता है ये पॉइंट समझिएगा, प से क्या हो जाएगा प्रोटॉन, प से क्या हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा आवेश रखता है, तो ये पॉजिटिव आवेश रखता है। और इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस किरण को एनोड और कैनाल किरणें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड, ठीक है, एनोड और कैनाल, ठीक है, कैनाल देखिएगा, कैनाल, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कैथोड की बात हो रही थी और प्रोटॉन पे कैनाल किरणों के द्वारा इसके बारे में बताया गया। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये प से क्यों से इसकी खोजकर्ता हो जाएंगे, प से ग से क्या हो जाएंगे, प से हो गया प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसको एनोड और कैनोड किरणों के माध्यम से भी जानते हैं। और यहाँ पे ग से क्या हो जाएगा गोल्ड स्टीन, कौन स्टीन, गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन ने इस प्रोटॉन धन आवेशित कण का क्या किया था, खोज किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं नारद जी को। नारद जी को समझिए, ना से क्या हो जाएगा नाभिक, ना से क्या हो जाएगा नाभिक, और नाभिक अभी कुछ देर पहले मैं बताया हूं कैसा होता है, तो ये भी धन आवेशित होता है। द से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से द से ना से तो नाभिक हो गया, और रद से क्या हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाभिक की खोज करता रदरफोर्ड, आई होप क्लियर हो गया। ये कब किए थे, 1911 में, ठीक है, कब 1911 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर ना को देखते हैं, तो ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को समझ लीजिएगा, न्यूट्रॉन। और च से क्या हो जाएगा, तो च से हो जाएगा जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। आई होप ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, जो हमारा क्या होता है न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल चार्ज रखता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। और इसकी खोज करता, ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये आपका है जेम्स चैडविक, कौन चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या किया, ये 1932 में इसकी खोज को की है, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैं बात बताया ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक और बात को समझते हैं कि कभी कभी इस परमाणु से, ठीक है, इस परमाणु से प्रश्न कैसे निकलता है, परमाणु से कैसे प्रश्न एग्जाम में आता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक जो परमाणु होता है, परमाणु जो होता है, परमाणु ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है, ठीक है। तो एक उदासीन परमाणु में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, थोड़ा सोचिए। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यही सारी चीजें आसानी से पूछ सकता है। तो एक उदासीन परमाणु में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो परमाणु क्रमांक को पूछा जा सकता है, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे, परमाणु ये भार है, तो ये परमाणु भार पूछा जा सकता है। जेड जो होता है ये परमाणु क्रमांक पूछा जा सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, यहाँ पे प्रोटॉन पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे न्यूट्रॉन के बारे में एक परमाणु, उदासीन परमाणु में इस सभी की सभी बातें आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक परमाणु देके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं, अगर कोई परमाणु उदासीन न हो तो क्या, तो उसमें कैसे प्रश्न पूछेगा आपसे। तो जैसे मान लीजिए वह परमाणु क्या होगा, धन आवेशित होगा, धन आवेशित होगा, धन आवेशित, ठीक है। तब आपसे क्या क्या पूछ लेगा, तो देखिए यहाँ पे परमाणु में, परमाणु उदासीन जब होता है तो उसमें देखिए परमाणु क्रमांक, ठीक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समझ लीजिएगा। परमाणु क्रमांक
प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ये तीनों की तीनों बराबर होती है। लेकिन जैसे ही धन आवेशित परमाणु के बारे में पूछेगा तब वहां पे ये दो चीजें बस बराबर होगी। एक क्या होगी, एक परमाणु क्रमांक और एक प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी और बाकी कुछ भी यहाँ पे बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकलता है, ठीक है, तो उस पे क्या आ जाता है, जब कोई भी परमाणु त्याग करता है तो उस पे कौन सा चार्ज आता है, धन चार्ज आता है। और जब कोई चीज ग्रहण करता है तो उस पे कौन सा चार्ज आता है, ऋणात्मक वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न परमाणु से रिलेटेड है अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब आप बेहतरीन तरीके से पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर किए रहेंगे, तो आप क्वेश्चन एकदम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब ऋण आवेशित, ऋण आवेशित में ऋण आवेशित जब परमाणु के बारे में पूछेगा तो इसमें भी क्या होगा कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या समान होगी। लेकिन देखिए मैं ये नहीं बताया कि धन आवेशित में आप बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सभी तो इसी तरह से किया जाएगा। जब एक ये जान जाएंगे तो सब जान जाएंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूला क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे बस आपको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये कैसे आप निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं, परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या में से क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से या परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालना है तो यहाँ पे आपको परमाणु संख्या में से, ठीक है, परमाणु संख्या में, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है, प्लस, ठीक है, परमाणु संख्या प्लस इसमें आपको क्या ऐड करना है, आवेश की संख्या, ठीक है, आवेश की संख्या। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। धन आवेशित में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, तो परमाणु संख्या प्लस धन आवेश, ठीक है, ये आपको कर देना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जब ऋण आवेशित कण का निकालना है, ऋण आवेशित कण में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे घटा देंगे। तो यहाँ पे करेंगे परमाणु संख्या, ठीक है, माइनस आवेश की संख्या। ये क्या होता है, आवेश जब किसी परमाणु पे क्या होता है कि जब उस पे मतलब किसी भी परमाणु पे धन आवेश जाता है, जब वो त्याग कर देता है तो उस पे प्लस चार्ज आता है, और जब कोई परमाणु ग्रहण कर लेता है तब उस पे ऋण आवेश आता है। तो इसीलिए आवेश को क्या कहता है, जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, जिससे वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक परमाणु से इतने सारे प्रश्न क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो और भी इसमें क्या होता है कि इस परमाणु वाले चैप्टर से, इस परमाणु वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोर की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और आवर्त सारणी में उसके वर्ग, ठीक, वर्ग को डिसाइड करने में, ठीक है। तो ये सारे सारे, उसके बाद से एक और खास बात क्या होती है कि इस मतलब परमाणु का, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस परमाणु क्रमांक की वजह से ही होता है। मतलब इस परमाणु में इसका परमाणु क्रमांक तो बहुत सारा है। वीडियो में आप केवल अंत तक बने रहिए। आज मैं इतना बेहतरीन आपको समझा दूंगा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समझ में आ जाएगा, और परमाणविक स्पीशीज में समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज को अच्छे से कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अब इसके बाद से बस थोड़ा सा समझना है और जल्दी से आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे, और जो हम लोग स्टार्ट किए थे परमाणु क्रमांक को पढ़ना, ठीक है, परमाणु क्रमांक को देखते हैं।
क्रमांक को समझते हैं। इस परमाणु क्रमांक को हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी हम लोग बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ये इसको बोला जाता है। ये इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसकी परिभाषा को। तो इसकी परिभाषा क्या आगे कि किसी तत्व की परमाणु में उपस्थित, अभी मैं बताया हूं किसी तत्व की परमाणु में, यहाँ पे समझते चलता है किसी तत्व की परमाणु में, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में, ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की, ठीक है, उस तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस परमाणु में किसकी संख्या उपस्थित होगी? तो प्रोटॉनों की संख्या। किसकी? प्रोटॉनों की संख्या अगर उपस्थित होगी तो उसे आप क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो परमाणु क्रमांक समझना है तो कैसे? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक कहलाती है। आई होप आपको समझ में। प्रोटॉनों की संख्या अगर उपस्थित होगी किसी परमाणु में तो वो क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाएगी। और इस परमाणु संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? प्रदर्शित किससे करते हैं? तो जे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इस जेड का मतलब होता ही है संख्या। ठीक है, जर्मन शब्द में जाहलन एक शब्द है। जाहलन शब्द से और उस जर्मन भाषा के जाहलन शब्द से और उस जाहलन शब्द का मतलब होता है संख्या। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रतीक। तो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, प्रदर्शित किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक, तो ये जेड से प्रदर्शित कर देते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात को समझते हैं जो सबसे क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे समझिएगा, किसी तत्व के परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। किसी तत्व के परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु में, ठीक है, उदासीन परमाणु में, इस लाइन को लिखिएगा, उदासीन, ठीक है, उदासीन परमाणु में, ठीक है, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। होती है। ठीक है, देखिए, किसी भी तत्व के परमाणु में परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो परमाणु क्रमांक को पढ़ने से पहले ये लाइन आपको अच्छे से आना जरूरी था। ठीक है, कि परमाणु कब उदासीन होता है? तो जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान रूप से समान होती है। ठीक है, किसी भी परमाणु में। आई होप आपको क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। तो ये जो नाभिक होता है ना, इस नाभिक में परमाणु क्रमांक पढ़ रहे हैं, तो इस नाभिक में क्या उपस्थित है? दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होने के कारण उस प्रोटॉन की संख्या को आप क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को आप परमाणु क्रमांक कहते हैं। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये लाइन समझ जाइए
कि प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की जो संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ये हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और मैं लाइन लिखता हूं, उस लाइन को समझिएगा कि जो अभी इस लाइन के अनुसार कि ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो होता है ना क्या करता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक बराबर क्या हम लोग लिख रहे हैं, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के, ठीक है, किसके, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। आई होप आपको ये बात मैं जो बता रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अब अगर इन दोनों लाइनों को हम मिला दें तो ओवरऑल हमें क्या प्राप्त चल जाएगा, तो देखिए परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर हो गया। अब देखिए ये परमाणु क्रमांक किससे दिखाते हैं, तो जेड से, और प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं, पी से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को किससे दिखता है, ई माइनस से। तो एक किसी भी मतलब परमाणु क्रमांक जो होगा, परमाणु क्रमांक में तीनों चीजें क्या होंगी, समान होंगे। किसी भी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। आई होप आपको ये जो मैं बताया आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और छोटी सी बात मैं बताता हूं जो कि क्या है, अति महत्वपूर्ण है, इसके परिभाषा से रिलेटेड है। एक छोटी सी लाइन, किसी तत्व में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी भी तत्व के नाभिक में, ठीक है, ये नाभिक है, तो किसी भी तत्व के नाभिक में क्या मौजूद होता है, तो प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इस लाइन को आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी तत्व के नाभिक में क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे जहां तक पता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे ये सब आपको समझ में आ गया, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अगले पेज पे कुछ परमाणु क्रमांकों को, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक को समझ लेते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक केवल हम लोग किसको समझेंगे, परमाणु क्रमांक को, मतलब परमाणु क्रमांक वाले तत्व के नाम, ठीक है। परमाणु क्रमांक वाले तत्व के नाम को हमको समझ लेते हैं, जो कि क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग 1 से 20 तक लिख लेते हैं थोड़ा जल्दी, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, ठीक है, 5 पे बोरान, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, उसके बाद से 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियॉन, ठीक है, 10, ये सब नीचे मैं लिख रहा हूं इसके, ठीक है। 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, ठीक है, 13 पे एल्युमिनियम, ठीक है,
14 पे सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन केवल, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे हम लोग 18 पे जानेंगे आर्गन, 18 पे आर्गन, ठीक है, 19 पे हम लोग जानेंगे पोटेशियम, अब 20 पे हम लोग क्या जानेंगे, कैल्शियम। आई होप आपको ये कुछ परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम आप जान गए, ठीक है। इसमें क्या है, पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे बेरिलियम, पांचवें बोरान, छठवें पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन, आठवें पे ऑक्सीजन, नौवें पे फ्लोरीन, 10वें पे नियान, 11वें पे सोडियम, 12वें पे मैग्नीशियम, 13वें पे एल्यूमिनियम, 14वें सिलिकॉन, 15वें फास्फोरस, 16वां सल्फर, 17वां क्लोरीन, उसके बाद से आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसके महत्व को हम लोग समझते हैं, ठीक है। परमाणु के महत्व क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक के महत्व, परमाणु क्रमांक के महत्व, परमाणु क्रमांक के महत्व इसके क्या होंगे। तो देखिए इसका सबसे पहला ही महत्व क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक काम आता है। तो पहला महत्व क्या होगा, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में इसका महत्व है, ठीक है। क्या करने में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में इसका बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो इसका महत्व है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाता है। परमाणु क्रमांक से प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन का पता लगाते, परमाणु क्रमांक से हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरा और सबसे बेहतरीन महत्वपूर्ण ये क्या है कि तत्वों की गुणधर्म का पता चलता है, ठीक है। तत्वों के गुणधर्म पता चलते हैं इस परमाणु क्रमांक से ना, तत्वों के गुणधर्म पता चलते हैं, तत्वों के गुणधर्म पता चलते हैं, गुणधर्म पता चलते हैं। परमाणु क्रमांक से ये सारी बातें पता चली। परमाणु क्रमांक का महत्व क्या है, परमाणु क्रमांक से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करते हैं, परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का निर्धारण करते हैं, पता कर लेते हैं, और तत्वों के गुणधर्म को हम लोग पता कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्लास को बढ़िया से और जल्दी समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला जो पॉइंट है ये है क्या, देखिएगा, परमाणु भार, ठीक है, या इसको द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक है, या एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ठीक है। आई होप परमाणु एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर भी इसको बोला जा सकता है, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर भी इसको कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आए। ये क्या होता है कि ये किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। देखिए ये पहले शुरू में ही मैं बता दिया था आपको कि किसी भी परमाणु किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये नाभिक हो गया, इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आई होप आपको इस समझ में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या की योग को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये हमारा क्या है, नाभिक है। और नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित
होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझिएगा कि परमाणु जो भार होता है इसको, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल जो होता है ये क्या होता है, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो गया कि इसकी परिभाषा क्या होगा कि किसी भी परमाणु भार में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इसके बराबर क्या होता है। तो ए बराबर आप P प्लस यन तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं उसमें किसमें, एटॉमिक नंबर में, ठीक है, एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक नंबर में क्या पढ़े हैं कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर प्रोटॉन की जगह पे हम लोग जेड लिख सकते हैं, प्लस एन भी रह जाएगा, तो भी ये परमाणु भार के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या क्या दिया हुआ है, किसको क्या नाम दिया गया। तो ये जो होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है। ये क्या होता है, ये द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। ये जो है ना द्रव्यमान संख्या है। P जो होता है ना ये प्रोटॉन की संख्या होता है। N जो होता है ना ये न्यूट्रॉन की संख्या होता है। Z जो होता है ना ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। या देखिए परमाणु क्रमांक का ये, आइए इसको और क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। देख लेते हैं क्या कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, हाँ, परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इसको आप कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कहते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये एन क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है ये, न्यूट्रॉन को एन नॉट से दिखाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आगे क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो अब ये समझ में आ गया। अगर आपसे यहाँ से देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो यहाँ से आप न्यूट्रॉन की संख्या को निकाल लेंगे आसानी से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं परमाणु स्पीशीज को, ठीक है। परमाणविक स्पीशीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। और परमाणविक स्पीशीज, ठीक है। परमाणविक स्पीशीज में सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको, समस्थानिक। किसको, समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसो। देखिए इसको क्या आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है, आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, समभारिक। क्या पढ़ेंगे, समभारिक, ठीक है। तो समभारिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार। आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं न्यूट्रॉनिक। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, आइसोटोन, ठीक है। आइसोबार, आइसोटोप्स। अब देखिए मेरा ये बस बताने का, अलग अलग लिखने का ये मतलब है कि मैं यहीं पे डायरेक्ट आपको सारे के सारे तथ्यों को समझा सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आया हूँ। समस्थानिक में देखिए, समस्थानिक का मतलब कि ये नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसको समझिए कि समस्थानिक मतलब जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक
क्रमांक क्या हो, समान, ठीक है, समान तथा परमाणु भार अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, ठीक है, हो, तो वो क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। आई होप क्लियर हो गया। मतलब कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो तो समस्थानिक कहलाएगा। समभारिक क्या होता है, तो समभारिक इस समस्थानिक का उल्टा होता है। यहां पे लिख लीजिएगा परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, अलग तथा इसमें परमाणु भार समान, ठीक है, समान। इस लाइन को तो इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। समस्थानिक का उल्टा समभारिक होता है, चाहे समभारिक का उल्टा समस्थानिक होता है। आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे समस्थानिक में नीचे वाला बराबर होता है, लेकिन समभारिक में ऊपर वाला बराबर होता है। यही बात आपको समझना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। आई होप क्लियर हो गया। समस्थानिक में नीचे वाला बराबर होगा और समभारिक में ऊपर वाला बराबर होगा। बात समझ में आ गया। तो ये देखिए कैसे, तो देखिए ये जो होता है ना, ये नीचे वाला होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, ए, इसको मान लीजिए बी, तो ये नीचे है तो सम स्थानिक होगा। आइए देखिए यहाँ पे यक्स और ए और बी ले लेते हैं, तो ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ये ऊपर वाला परमाणु भार, तो ये देखिए ये वाला यहाँ पे बराबर होगा, ठीक। यहाँ पे ये वाला अगर बराबर होगा तब ये समस्थानिक, और यहाँ पे ये वाला बराबर होगा मतलब परमाणु भार, तो समभारिक होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समस्थानिक जो होता है, इसकी खोज सोडी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। सोडी नाम के, ठीक है, सोडी नाम के, ठीक है, नाम के वैज्ञानिक सोडी नाम के वैज्ञानिक ने इसके समस्थानिक के बारे में खोजा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि समस्थानिक में परमाणु का आकार समान होता है, ठीक है। समस्थानिक में परमाणु का आकार जो होता है समान होता है। ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें समस्थानिक में रासायनिक जो गुण होते हैं ये समान है, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पलों को समझ लेते हैं। जैसे कौन सा एग्जाम्पल, तो एक सबसे समस्थानिक में ये बेहतरीन और चर्चित है, ठीक है, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1H2 और यहाँ पे 1H3, यहाँ से देख लीजिएगा ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, ठीक है। और सर्वाधिक समस्थानिक किसके हैं, सर्वाधिक समस्थानिक किसके हैं, तो पोलोनियम के कितने हैं, तो 27 इसके समस्थानिक हैं। और एक और लाइन लिख लीजिएगा कि केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक के, ठीक है, नाम दिए गए हैं, ठीक है। देखिए बस एक हाइड्रोजन के ही समस्थानिक ऐसे हैं जिनके समस्थानिकों का नाम दिया गया है, बाकी कोई भी समस्थानिक ऐसा नहीं है जिसका नामकरण हुआ, ठीक है। तो 1S1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1S2 को क्या कहा जाता है, भारी जल, ठीक है। 1S3 को क्या जाता है, टाइट्रियम कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही एक ऐसा समस्थानिक है जिसके समस्थानिकों के नाम दिए गए हैं, अब बाकी किसी समस्थानिक के नाम नहीं दिए गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और समस्थानिक हम लोग ले लेते हैं, और वो समस्थानिक क्या है, तो 6 कार्बन 13, ठीक है, और 7 यहाँ पे 6 कार्बन, ठीक है, 6 यहाँ पे क्या होगा, 6 कार्बन 14, ठीक है। तो ये भी एक समस्थानिक के क्या है, उदाहरण है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, अब 12 वाला तो छूट ही गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए 6 वाला हो गया, यहाँ 12 वाला हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 12 वाला लिख लीजिए, ये 14 वाला की जगह पे 13 कर लीजिए, और यहाँ पे 6 की जगह पे
14 वाला कर लीजिए। तो ये भी एक क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्लोरीन का भी। ठीक है, तो क्लोरीन का क्या होता है 17 और ये होता है 35.5। ठीक है, 17 क्लोरीन का। ठीक है, अब यहाँ पे ये 37 इसका परमाणु भार। ये भी एक क्या है, समस्थानिक का एक बेहतरीन सा उदाहरण है। अब यूरेनियम का देख लेते हैं, यूरेनियम 92 का। ठीक है, तो ये होता है 235 और 192 यूरेनियम जो होता है वो 200 उसका 38 परमाणु भार होता है। ठीक है, तो इतना काफी है। अब थोड़ा सा चलते हैं इसमें, इसकी डिफिनीशन को आप देख लिए हैं, अब थोड़ा सा इसमें एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो समभारिक में क्या होता है 6, ठीक है, 6 कार्बन 12। ठीक है, और इसमें 6 कार्बन 12, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, भटकिएगा मत रास्ते से। ठीक है, अभी मैं क्या बोला हूँ, आइसोबार समभारिक में आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन वाला थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण को लेते हैं 18 वाला। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे आर्गन को लेते हैं। ठीक है, आर्गन 18। ठीक है, इसका परमाणु भार जो होता है 40। और देखिए ये 20 वाला लेते हैं, कैल्शियम होगा, इसका परमाणु भार 40। ये भी एक उदाहरण है समभारिक का। ठीक है, अब दूसरा हम जो लेते हैं ये 19 पोटेशियम का लेते हैं जिसका परमाणु भार 40, और यहाँ पे कैल्शियम को ले लेते हैं जिसका क्या होता है 40। अगर इन दोनों को मिला दिया जाता है, ये देखिए इन तीनों को मिला दिया, आर्गन ठीक है 18, इसका परमाणु भार 40, यहाँ पे पोटेशियम 19, इसका 40, यहाँ पे 20, ठीक है, तो ये कैल्शियम 40। तो ये भी एक क्या है, इसका उदाहरण है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या और परमाणु, देखिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, ठीक है, क्या होता है, अलग अलग होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।